गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में एक लेसन कंप्लीट किया था जैव प्रक्रम, ठीक है, जिसमें उत्सर्जन, श्वसन, हृदय के बारे में, रक्त परिसंचरण और मानव के पाचन के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जो है हमारा 8वां लेसन, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, ये सेम लेसन था हमारे 8th क्लास में, ठीक है। 8th क्लास में लेसन था, वो अब थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया गया है। तो इसका बेसिक है वो 8th क्लास में है और थोड़ा बहुत 9th क्लास में भी है, ठीक है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक चीज से अपन शुरू करते हैं। जनन किसे कहते हैं, जनन क्या होता है, जीव जनन करते कैसे, वो तो बाद की बात है। पहले जनन क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो जनन या प्रजनन का मतलब होता है कि जो भी सजीव होते हैं, सभी सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, इस प्रक्रिया को अपन जनन कहते हैं। जैसे सजीव है, जैसे मनुष्य है, वो तो अपने समान मनुष्य उत्पन्न करता है, बच्चा उत्पन्न करता है। कुत्ता है तो वो अपने समान कुत्ता उत्पन्न करता है। गाय है तो अपने समान गाय, ठीक है। भैंस है तो अपने समान भैंस। बकरी है तो वो अपने समान बकरी, ठीक है। बाकी कीड़े मकोड़े हैं तो जैसे चींटी है तो वो अपने समान चींटियां ही उत्पन्न करती है। हाथी है तो अपने समान हाथी उत्पन्न, ठीक। तो सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। पहली चीज ये तो पहली जो परिभाषा बेसिक अपन लिखते हैं, जनन किसे कहते हैं, ठीक है। 1 नंबर का सवाल छोटा सा बन सकता है कि जनन किसे कहते हैं। तो सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, ठीक है। सभी सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं और ये सजीव होने का मुख्य लक्षण है। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, तो सजीव और निर्जीव का ये मुख्य अंतर है। सजीव का ये मुख्य लक्षण है कि सजीव क्या करते हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, जनन क्रिया प्रजनन क्रिया करते हैं। इसी तरह सजीवों के और भी लक्षण है जो अपने पिछले अध्याय में पढ़े। सजीवों में वहन होता है, पाचन क्रिया होती है, श्वसन होता है, श्वसन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। वो चीजें अपन ने पढ़ी। उसके बाद अपन ने देखिए समन्वय, नियंत्रण और समन्वय के बारे में भी अपन ने पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। समन्वय में मस्तिष्क, ये चीजें भी अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। आगे देखिए, अब जीव जनन करते क्यों है भाई, कहां जरूरत पड़ी जनन। तो सोचिए, अगर एकल सिर्फ जैसे एक कुत्ता है, वो अकेला ही है, वो जनन क्रिया करके अपना बच्चा उत्पन्न नहीं कर रहा है, बच्चे को जन्म नहीं दे रहा है, तो क्या होगा। सोचिए एक बार, कुत्ता है तो सजीव है तो निश्चित उसकी उम्र है। एक उम्र के बाद वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जो आखिरी कुत्ता था वो भी मर गया, तो कुत्ते नाम की प्रजाति क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी कुत्ते का अब कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो सजीव क्या करते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, और अपनी प्रजाति को लुप्त, नष्ट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। सजीव अपनी प्रजाति और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं, वरना लुप्त प्रजाति में आ जाएगी, ठीक है। तो सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अगली लाइन अपनी, सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखने तथा अपनी प्रजाति को लुप्त या नष्ट होने से बचाने के लिए
क्या करते हैं, सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखने और अपनी प्रजाति को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, बचाने के लिए जनन करते हैं। ठीक है, मुख्य कारक है और ये जनन सजीवों का मुख्य लक्षण है, विशेष लक्षण है। ठीक है, अब हमारा जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तकों से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से मिलकर तंत्र बनता है और तंत्रों से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना। तो हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। ये अपन ने बहुत ही शुरुआत में जब पहला 6th क्लास से जब साइंस शुरू हुई थी तब से अपन ने ये पढ़ा है। तो ये भी एक लाइन लिख लेते हैं अपन के सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। इसी लाइन से अपना ये चरण जुड़ा हुआ है। ठीक है, सजीवों की संरचनात्मक मतलब सजीवों की संरचना करने वाली और क्रियात्मक सभी क्रियाएं करवाने वाली इकाई कौन सी होती है, कोशिका होती है। सभी क्रियाएं अगर कोशिका करवाती है तो जनन भी एक प्रकार की क्रिया है, तो वो भी कौन करवाएगी, कोशिका करवाएगी। अर्थात जनन की क्रिया किसमें होती है, कोशिका में होती है। ठीक है, तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और उन गुणसूत्रों के अंदर डीएनए पाया जाता है। उन डीएनए में क्या होता है, आनुवांशिक संदेश होते हैं जो एक पीढ़ी से कहा जाते हैं दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। यानी कौन से गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, माता पिता से बच्चों में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाएंगे, ये कोशिका के केंद्र के अंदर उपस्थित गुणसूत्र के डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाते हैं, जो क्या करते हैं, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं और वो उनको धारण करने का कार्य डीएनए करता है। डीएनए पे कोने पे सिरे पर जीन पाए जाते हैं। ठीक है, वो जीन क्या करते हैं, इन गुणों को आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में ले जाते हैं। तो कोशिका, अब कोशिका क्रियात्मक इकाई है तो कोशिका में ही होता है। तो कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र में डीएनए में आनुवांशिक संदेश होता है, आनुवांशिक संदेश होता है। आनुवांशिक क्या होता है, संदेश होता है जो जनक पीढ़ी से कहा जाता है, जो जनक से पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाता है, जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाता है। ठीक है, ये डीएनए होता है जो माता पिता से कहा जाता है, संतति पीढ़ी में जाता है आगे। और ये डीएनए पर आनुवांशिक संकेत होते हैं, संदेश होते हैं, आनुवांशिक संदेश होते हैं। वो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आनुवांशिक संदेश का मतलब आनुवांशिक गुण होते हैं कि ऐसे कौन से गुण हैं जो माता पिता से कहा जाएंगे, बच्चों में, संतति में जाएंगे। ठीक है, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है। ठीक है, अब जनन क्रिया जो होती है उसकी मूल घटना क्या होती है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना, डीएनए की प्रतिकृति बनाना। ठीक है, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। अगर आपको याद हो 9th क्लास का, ठीक है, तो 9th क्लास में अपन ने विभाजन पढ़े थे, कोशिका के अंदर विभाजन होते हैं। उस विभाजन में गुणसूत्रों का विभाजन होता है और गुणसूत्र
क्या होते हैं, बंटते हैं, 1 से 2 उनकी कॉपी होती है। तो गुणसूत्रों के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। तो वो गुणसूत्रों के साथ किसकी मेन कॉपी होती है, डीएनए की कॉपी होती है। जिससे पहले तो गुणसूत्र थे जनक पीढ़ी के, जनक कोशिका के, ठीक है, वो गुणसूत्र आपस में बटे अर्थात गुणसूत्रों की कॉपी हुई, कॉपियां बनी, एक गुणसूत्र से 2 गुणसूत्र बने, तो उनमें एक गुणसूत्र में जो डीएनए थे उस डीएनए की कॉपी हुई, एक कॉपी कहाँ चली गई, एक गुणसूत्र में और दूसरे गुणसूत्र में। फिर गुणसूत्र अलग हुए, उनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हुआ, तो केंद्रक बना और फिर कोशिका विभाजित हो गए, खांच या पटलन विधि द्वारा कोशिका विभाजित हुई और अलग हो गई, ठीक है। तो वो जनन क्रिया थी जिसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी है, ठीक है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। अब डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है, डीएनए की जो कॉपी होती है, ठीक है, बनाने के लिए, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए कोशिकाओं में कई सारी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिका में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जैव रासायनिक क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं होती है कोशिका के अंदर, ठीक है। डीएनए की प्रतिकृतियां अलग होती है, कॉपी होती है, तो कॉपी से क्या होगी, जितनी भी प्रतिकृतियां बनेगी, एक सिर्फ डीएनए से 2 डीएनए बने हैं अर्थात डीएनए की कॉपी हुई, तो प्रत्येक कॉपी क्या होती है, अलग होती है। साथ ही कोशिका विभाजन होकर 2 कोशिकाएं बनती है। उस डीएनए की प्रतिकृति, जैसे गुणसूत्रों का विभाजन हुआ और प्रत्येक गुणसूत्र अलग हुआ, वैसे डीएनए का प्रत्येक डीएनए क्या होता है, अलग होता है, कॉपी वाला, और फिर कोशिका विभाजित हो जाती है। जिससे एक कोशिका में उपस्थित डीएनए की प्रतिकृति होने से एक कॉपी तो अलग कोशिका में चली जाती है और दूसरी कॉपी अलग कोशिका में चली जाती है। तो डीएनए की प्रतिकृति अलग होती है। डीएनए की प्रतिकृति अलग होती है। साथ ही क्या होता है, साथ ही कोशिका विभाजन होकर 2 कोशिकाएं बनती हैं। 2 कोशिकाएं बनती है, कैसे देखें, रिकॉल करते हैं अपन जो 9th में पढ़ा अपन ने, ठीक है। ये केंद्रक होता है अंदर, केंद्रक की चर्चा कोशिका की तो बाद में करेंगे, पहले ये केंद्रक की अपन चर्चा करें। मान लीजिए चलो साथ में कोशिका भी ले लेते हैं। कोशिका के अंदर देखिए ये गुणसूत्र होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। दूसरी आगे की अवस्था में इस केंद्रक के अंदर क्या होता है कि ये गुणसूत्र आपस में अलग होते हैं इस प्रकार से, आपने देखा होगा, ठीक है। इनके बीच ये बिंदु बन जाता है सेंट्रोमियर, ठीक है। फिर क्या होता है अगली अवस्था में होता है ये है कि ये इस प्रकार से ये दोनों सेंट्रोमियर से क्या हो जाते हैं, गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। फिर आगे की क्रिया में ये क्या होते हैं, ध्रुवों की तरफ, एक ध्रुव ये, एक ध्रुव इस तरफ, एक ध्रुव इस तरफ, तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार से गति करते हैं ध्रुवों की तरफ। आखिर में क्या होता है, ये गुणसूत्र वापस यहाँ पर ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, और ये बन जाते हैं आपके 2 कोशिकाएं। फिर लास्ट में क्या होता है, इस कोशिका में विभाजन होता है, ठीक है। ये गुणसूत्र इसमें, ये गुणसूत्र केंद्र, और चारों तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें विभाजन होता है, और इस प्रकार से खांच विधि द्वारा या इस प्रकार से ये क्या होती है, कोशिकाएं विभाजित होती है और आखिर में जाकर 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है, जिसके केंद्र के अंदर गुणसूत्र होते हैं। तो ये सेम चीज होती है। अब ये कैसे हुई, ये कॉपी द्वारा ही तो हुई। यहाँ कोई गुणसूत्र कहीं से अपन ने अंदर डाला क्या, नहीं डाला, ठीक है। यहाँ गुणसूत्रों की क्या हुई, कॉपी हुई, और गुणसूत्रों के अंदर ही हमने पढ़ा है कि गुणसूत्रों के अंदर क्या पाया जाता है,
गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है डीएनए, ठीक है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है, तो डीएनए की भी कॉपी होती है और इस केंद्रक में उपस्थित केंद्र के डीएनए में उपस्थित जो आनुवांशिक संदेश थे, जो आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने थे, वो यहां से होते हुए इसमें भी चले गए और इसमें भी चले गए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है केंद्र विभाजन, और केंद्र विभाजन के साथ डीएनए की कॉपी भी इसी के साथ साथ चलती रहती। ये अपन ने 9th में पढ़ा था, जिसमें असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन अगर आपको याद आ रहा हो तो चर्चा की थी अपन ने अच्छे से, ठीक है। ये पूरा कोशिका विभाजन है, ठीक है, अच्छे से अपन ने पढ़ रखा है। आगे देखिए, संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जो संतति कोशिकाएं समान होती हैं जनक पीढ़ी के, जो यहाँ पहली कोशिका थी और लास्ट में जो 2 कोशिकाएं बनी थी, वो समान होती है जनक पीढ़ी के, लेकिन किसी न किसी रूप से अंतर होता है। तो जो सारे डीएनए होते हैं, तो वो कुछ एक गुण ही क्या जाते हैं, संतति पीढ़ी में जाते हैं। सारे के सारे गुण नहीं है कि जैसे माँ बाप में सारे गुण थे वैसे के वैसे बच्चों में चले जाते हैं, नहीं, वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, सिर्फ कुछ एक गुण, जो चयनित गुण होते हैं वही आगे जाते हैं, अब जो आनुवांशिक होते हैं, ठीक है, सभी गुण आनुवांशिक नहीं होते हैं। आनुवांशिक गुण किसे कहते हैं, जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। अब वो आनुवांशिक क्यों कहते हैं, कुछ एक गुण ही होते हैं। जैसे अगर किसी का हाथ लंबा है ऐसे और एक हाथ छोटा रह गया, तो जरूरी नहीं है कि जो संतति हो, उनका जो बच्चा हो, वो भी ऐसा उसका एक हाथ लंबा और एक छोटा, नहीं। क्योंकि ये गुण आनुवांशिक नहीं है। अगर ये गुण आनुवांशिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, ठीक है, तो उसके आने वाली पीढ़ी में बच्चे भी क्या होंगे, जिसका एक हाथ लंबा और एक हाथ छोटा होगा। तो देखिए, संतति इसलिए क्या होता है, कुछ एक गुणों में ही समान होती है संतति, जो जनक के कुछ एक गुणों में समान होती है। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। किसी न किसी रूप में तो क्या होती है, वो एक दूसरे से अलग होती ही होती है, ठीक है, होती है। चलन में होने वाली जो ये विभिन्नताएं होती हैं, वो जैव विकास का आधार है। अब जैव विकास के लिए विभिन्नताएं जरूरी है, विभिन्नताओं का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो जनन में जो ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण संतति एक दूसरे से अलग होती हैं, जनक से भी थोड़ी बहुत अलग होती हैं, तो ये जो है वो विभिन्नताएं क्या होती है, जैव विकास का, नए जीव के विकास का आधार होती है, ठीक है। जनन में होने वाली ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। जनन में होने वाली ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। जैव विकास का क्या होती है, ये आधार होती है, ठीक है। जनन में होने वाली ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। फिर विभिन्नताओं का महत्व क्यों है, क्यों कोई विभिन्नताएं आती है, एक के जैसी सेम क्यों नहीं होती। उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो इसको क्लियर करते हैं फटाफट। देखिए, विभिन्नता का महत्व क्या है। विभिन्नता का महत्व,
विभिन्नता का महत्व क्या है? विभिन्नता का क्या महत्व है भाई? क्यों विभिन्नता जरूरी क्यों है? अगर सेम के सेम हो जाए, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी दोनों समान हो जाए, या जो संततियां एक कोशिका से दो कोशिका बनी वो दोनों भी आपस में समान हो, तो क्या हो जाएगा ऐसा? तो देखिए, किसी प्रजाति या जो समष्टि होती है, ठीक है, प्रजाति स्पीसीज समष्टि कि समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से होता है। स्थायित्व कितना है वो जनन पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी प्रजाति है स्पीसीज, किसी प्रजाति या स्पीसीज की समष्टि, अब कहेंगे समष्टि क्या होती है? समष्टि समान जीवों का समूह होता है। समष्टि के स्थायित्व का संबंध, के स्थायित्व का संबंध जनन से, स्थायित्व का संबंध किससे होता है? जनन से होता है, ठीक है, जनन क्रिया से होता है। आगे देखिए, अब जनन क्रिया से अगर संबंध होता है, ठीक है, तो वो स्थायित्व कैसे होगा कि भाई अगर कोई समष्टि जनन करेगी तो उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? उसकी जनसंख्या, उसकी स्पीसीज, उसकी समष्टि का, प्रजाति का क्या होगा? स्थायित्व बना रहेगा। अगर जनन नहीं करेगी तो फिर धीरे धीरे क्या होगी? नष्ट हो जाएगी, ठीक है। जीवों में विभिन्नता वातावरण में होने वाले परिवर्तनों में उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर वातावरण में होने वाले परिवर्तन, हमेशा वातावरण समान नहीं रहता है भाई, ये पर्यावरण हमेशा, जैसे मौसम और ये चीजें समान नहीं रहती। तो जीवों में अगर विभिन्नता नहीं होगी तो क्या होगा? विभिन्नता नहीं होगी तो वो उत्तरजीविता नहीं बना सकते, वो जीवित रह ही नहीं सकते। जैसे एक जीव अगर सर्दियों में ही उसका शरीर इस प्रकार से है कि वो उसमें कोई प्रकार की विभिन्नता नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है उसके जीने का सर्दियों में, तो सर्दियों में अगर जीवित रह सकता है सिर्फ, तो जब जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा, बारिश का मौसम आएगा, जब सर्दी नहीं होगी, गर्मी होगी बहुत ज्यादा तेज, तब क्या होगा? तब सर्दी तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो क्या होता है? तो वो उस वातावरण में हुए परिवर्तन के प्रति अपने आप को अनुकूलन नहीं कर पाएगा, अनुकूलित नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो उत्तरजीविता अपनी संख्या बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए विभिन्नता बहुत ही जरूरी होती है। तो जीवों में विभिन्नता, जीवों में विभिन्नता वातावरण में होने वाले परिवर्तनों, जीवों में जो विभिन्नता होती है वो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों में उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। परिवर्तनों में उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, अर्थात विभिन्नता क्यों जरूरी है? ताकि वो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ अनुकूलन कर सके, अनुकूलन करके क्या रह सके? जीवित रह सके, ठीक है। विभिन्नता से नई प्रजाति का विकास होता है। जैसे जैसे एक पीढ़ी से, जैसे ये बच्चा छोटा सा, ये जनक है, इनसे ये बच्चा हुआ, ये थोड़ा सा परिवर्तन है, ठीक है, ये अपने माँ बाप से थोड़ा सा अलग है, फिर इसके जो भी बच्चा होगा वो अपने माँ बाप से थोड़ा अलग, और इससे तो बहुत ही ज्यादा अलग, फिर इससे अलग, फिर आगे वाला इससे भी अलग, आगे वाला इससे भी अलग। एक समय ऐसा आता है कि ये जो बच्चा है वो इस अपने रिलेटिव से, अपने संबंधित से बिल्कुल ही अलग होता है, ना तो वो इसमें किसी भी गुण से नहीं मिलता है। अब किसी भी गुण से नहीं मिलता तो ये क्या हो जाता है? एक नए प्रकार की प्रजाति बन जाती है, और हम कहते हैं ये एक नया जीव है, ये एक नया जीव है। तो धीरे धीरे क्या हुई? विभिन्नता बढ़ती गई, और विभिन्नता के कारण क्या होता है? नई प्रजाति बन गई। तो विभिन्नता से नई प्रजाति का क्या होता है? विकास होता है। विभिन्नता से क्या होता है? नई प्रजाति का विकास होता है।
विभिन्नता से नई प्रजाति का विकास होता है। विभिन्नता से क्या होता है? एक प्रकार की नई प्रजाति का विकास होता है। ये इसीलिए विभिन्नता का महत्व है। ठीक है, आगे देखिए। अब अपन आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। ठीक है, ये सामान्य सी जानकारी हमने पढ़ ली। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं या एकल जीव होते हैं, वो किस प्रकार से जनन करते हैं। अब जनन करने की विधियां जैसे जैसे अब विभिन्नता होगी तो उनमें जनन में भी विभिन्नता होगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव हैं तो उनके जनन में भी विभिन्नता होगी। तो कैसे होता है देखिए। अब हम जानते हैं कोशिका के आधार पर एक कोशिकीय जीव होता है एक तो, और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो जो एकल कोशिकीय या एक कोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे जनन करते हैं, उनमें जनन की विधियां कौन कौन सी है। तो देखिए, एकल कोशिकीय जीव या एकल जीवों में एकल जीवों में जनन की विधियां। एकल जीव जनन कैसे करते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो एकल जीव जनन कैसे करते हैं तो देखिए। अब एकल जीव क्या करते हैं? अलैंगिक जनन द्वारा, जनन भी कई प्रकार के होते हैं। जनन देखिए, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अनिषेक जनन। ठीक है, इस प्रकार से 3-4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एकल जीव होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, एकल जीव अलैंगिक जनन द्वारा क्रिया द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, ठीक है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? एकल जीवों द्वारा जनन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संतति किसी एकल जीव द्वारा होता है। जब किसी नए जीव का सृजन किसके द्वारा होता है? एकल जीव के द्वारा होता है। एक अकेला जीव करता है, दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जब किसी नए जीव का सृजन एकल जीव द्वारा होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन की देखिए, जैसे विखंडन, मुकुलन, खंडन, द्विखंडन, बहुखंडन। विखंडन, मुकुलन, खंडन, द्विखंडन, बहुखंडन। ठीक है, बहुखंडन। फिर देखिए बीजाणु, समासन आदि अलैंगिक जनन की विधियां हैं। आदि क्या है? अलैंगिक जनन की विधियां हैं। आदि अलैंगिक जनन की विधियां हैं। ठीक है, अब इन विधियों के बारे में अपन अच्छे से खुल के पढ़ेंगे। तो एक विखंडन की जो विधि है आज अपन शुरू करते हैं। उससे पहले क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट।
देखिए, अलैंगिक जनन की पहली विधि है हमारी विखंडन, सेपरेशन, विखंडन, ठीक है, टूटना। अब देखिए, जब एक कोशिकीय जीवों में कोशिका का विभाजन अथवा विस्थापन द्वारा नए जीवों का विकास होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, ठीक है। जो एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन अथवा कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव का विकास होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है और उससे क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। क्योंकि एक ही कोशिका है, ठीक है, तो उसमें कोशिका एक ही है तो क्या होता है, अलग अलग अंग तो नहीं होते सभी क्रियाओं के लिए। तो जो सभी श्वसन, वहन, पाचन, जनन, उत्सर्जन, ये सब क्रियाएं उसी एक कोशिका से होती है, तो इसमें अलग अलग अंग होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो कुछ जीवों में विभाजन एक तल से होता है, कुछ में दो तलों से होता है, कुछ में तो विभाजन ऐसे होता है जैसे ये एक कोशिका है, ठीक है। कुछ जीवों में विभाजन यहां से एक ये तल हो गया, सिर्फ एक तल से ही होता है, ठीक है। अर्थात दो समान बराबर भागों में बांटना जरूरी है कोशिका विभाजन, ठीक है। तो इसके लिए प्रत्येक जीव ऐसा है कि जैसे कोई गोल जीव है, ठीक है, उसको तो अपन यहां से बांटेंगे तो अभी डबल भाग, दो बराबर भागों में, यहाँ तीन, कैसे भी अपन बांटेंगे तो क्या होगा, वो दो डबल भागों में बढ़ जाएगा, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन क्या एक जीव ऐसा है, क्या ऐसी कोई जगह है जिससे अपन क्या कर सकते हैं कि इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसी एक जगह हो, दो जगह हो, ऐसी कोई जगह ही नहीं, ठीक है, ऐसा कोई तल ही ना। तो कुछ जीवों में विभाजन क्या होता है, एक तल से होता है जिससे एक ही तरीके से काटे तो वो दो भागों में बढ़ सकता है, कुछ में द्वितल से होता है दो, तथा कुछ जीवों में किसी भी तल से हो सकता है। कुछ जीवों में विभाजन एक तल से होता है, कुछ में दो तल तथा कुछ में किसी भी तल से हो सकता है, किसी भी तल से हो सकता है, किसी भी तल से हो सकता है। जैसे गोल अगर जीवाणु है तो उसको कहीं से भी काटेंगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, जब एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है तो इसे क्या कहते हैं, अपन बहुखंडन कहते हैं। जब कोई एक कोशिकीय जीव एक साथ कई सारी कोशिकाओं में विभाजन होता है, एक तो विभाजन होता है टर्मिनेट हो गया, दो भाग बन गए, ये होता है क्या, विखंडन। और जब एक कोशिकीय जीव कई सारे भागों में बन जाता है, एक, दो, तीन, चार, ऐसे इसमें कई सारे भाग बन गए इस कोशिका के, ठीक है, और प्रत्येक कोशिका का भाग एक नई कोशिका बना लेता है, एक नया जीव बना देता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं बहुखंडन। जब एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में, जब एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है तो इसे
बहु खंडन कहते हैं, बहु खंडन कहते हैं। और ऐसा कई चीजों में होता है, ऐसा कई जीवों में होता है, ठीक है। अब देखिए अमीबा में जो द्विखंडन होता है वो कैसे होता है। एक अमीबा जो होता है एकल जीव है, एक कोशिकीय जीव है, उसमें द्विखंडन कैसे होता है। उसे एक कोशिकीय जीव से एक कोशिका से दो कोशिकाएं कैसे बनती है, दो अमीबा कैसे बनते हैं। तो अमीबा में द्विखंडन क्या होता है। अमीबा की आकृति कोई निश्चित नहीं होती है, गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, अनियमित आकृति क्या हो सकता है। जैसे ये आकृति अमीबा की, और ये इसके अंदर क्या है, केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है, ठीक है। अब जैसे इसमें विभाजन शुरू होता है तो बाहर वाली कोशिका में क्या होता है, कुछ नहीं होता। अभी ये उसका केंद्रक में विभाजन शुरू होता है, और केंद्रक में क्या होता है, खांच पड़ती जाती है इस प्रकार। तो साथ साथ इसके अंदर का जो पदार्थ होता है केंद्र का, वो भी दो भागों में विभाजित होता है। फिर अमीबा आगे चले इस प्रकार से, और क्या हुआ, ये खांच पूरी गहरी हो गई, खांच पूरी इस प्रकार से गहरी हो गई, ठीक है। अभी जुड़े हुए ही हैं दोनों केंद्र। फिर जैसे ही क्या होता है, दोनों केंद्र अलग हो जाते हैं इस प्रकार से, एक केंद्र ये हो गया और एक केंद्र ये हो गया, ठीक है। अब केंद्र अलग हो गया तो क्या हो गया, दोनों की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी अलग हो। अब दो कोशिका में विभाजन होता है बाद में, कैसे, ये केंद्रक एक, ठीक है, ये केंद्रक एक, और इसकी चारों तरफ की जो कोशिकाएं थी उसमें खांच पड़ना स्टार्ट होती है धीरे धीरे इस प्रकार से, जिससे फिर बनते हैं दो नए जीव। एक और ऐसा खांच पड़ते ही ये क्या हो जाता है, बिल्कुल खांच गहरी हो जाएगी तो दो कोशिकाएं अलग हो जाती है, ठीक है। एक अमीबा ऐसा और एक अमीबा ऐसा। तो इस प्रकार से क्या होता है, द्विखंडन। एक अमीबा से, ये एक अमीबा था, फिर इसमें कोशिका विभाजन से क्या होता है, दो नए अमीबा बन जाते हैं, दो नई संतति कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। ये होता है हमारा द्विखंडन, जिसमें द्विखंडन होता है, बहुखंडन भी होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। इसके बाद अपन पढ़ेंगे खंडन के बारे में, पुनरुद्ध भवन के बारे में, और भी अलैंगिक जनन विधियां जो आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। आज अपन एक नया अध्याय जीवों में जनन कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जॉब वाले एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो अपन बेसिक से शुरू कर रहे हैं, और आखिर में जाकर अगर हमारे ये कोर्स में होगा, सिलेबस में होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये हमें यहाँ से वापस पढ़ना पड़ेगा। हम वापस इन्हीं बुकों को ढूंढेंगे। तो जब वापस आज से 5-6 साल बाद वापस इन्हीं बुकों को ढूंढना है, तो अभी क्यों नहीं ढूंढ लेते, अभी क्यों नहीं अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अभी से अच्छे से इसकी तैयारी करें, बेसिक तैयार करें, ठीक है, अच्छे से पढ़े। उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अलैंगिक जनन के अनेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।